हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप देखना न भूलें। ठीक, इसमें बाल विकास जो कि टेट, सीटेट, रीट, यूपी टेट, इन सब चीज़ों के लिए जो है, इन सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साइंस है जिसमें तीनों साइंस है, और बाल विकास तो बता दिए, करंट भी है, जीके जीएस भी है और मैथ। इन सारे क्वेश्चन का जो है 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हुई है, आप देखना ना भूलें, आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन के ऑडिटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन OPCW के ऑडिटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यह किसे नियुक्त किया गया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक, गिरीश चंद्र मुर्मू को रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन के ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर गिरीश चंद्र मुर्मू को इसके मतलब कि ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसमें जो है OPCW, इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्थापना जो है अप्रैल 1997 में हुई थी। अप्रैल 1997 में हुई थी। ठीक, और इसका मुख्यालय जो है वो दाहेग में है। ठीक, इसका मुख्यालय दाहेग में है। दाहेग जो है नीदरलैंड की सिटी है। ठीक, और इसमें 2013 में जो है इस संगठन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक, 2013 में इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में जगन्य विद्या योजना शुरू किया गया है। किस राज्य में जगन्य विद्या योजना शुरू किया गया है। यह जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किए गए हैं। ठीक, जगन्य विद्या योजना जो है ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत जो है जो गरीब बच्चे हैं उनको जो है उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। ठीक, अब आंध्र प्रदेश की बात है तो इसको मैप में देख लेते हैं, इसका लोकेशन कहाँ पर है। ये है आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमा बनाता है। ये जो है 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और ये जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल जो है वो हैदराबाद है। ठीक, आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, और आंध्र प्रदेश के जो CM हैं YS जगनमोहन रेड्डी हैं। YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के CM हैं। गवर्नर जो हैं विश्वभूषण हरचंदन हैं। ठीक, विश्वभूषण हरचंदन आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। और चीफ जस्टिस कौन है, तो अरूप कुमार गोस्वामी जो है आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं। और आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो अमरावती में है। ठीक, और 2024 में आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल होगी वो अमरावती हो जाएगी। ठीक, और आंध्र प्रदेश में 13 ज़िले हैं, और लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 175 है, और विधान परिषद सीट 58 है। ठीक, और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। ठीक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इस तरीके से यहाँ आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु है, और इसी बॉर्डर पे जो है ये पुलिकट झील स्थित है। कोल्लेरू झील है और कम्बम झील है। ठीक, कोल्लेरू झील, पुलिकट झील और कम्बम झील, ये 3 झीलें जो है आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। ठीक, और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं ये भी देख लेते हैं। तो पापीकोंडल नेशनल पार्क, नागार्जुन श्रीशैलम नेशनल पार्क,
और जो है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो 4 नेशनल पार्क हैं ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। और आंध्र प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश। ठीक, इतना जो है आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कादिर अहमद खान किस खेल से संबंधित हैं? कादिर अहमद खान किस खेल से संबंधित हैं? ये जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक, कादिर अहमद खान जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। ये जो है अबू धाबी के क्रिकेटर हैं। कादिर अहमद खान जो हैं वो अबू धाबी के क्रिकेटर हैं। और अबू धाबी की जो राजधानी है वो अबू धाबी ही राजधानी है। और यहाँ की करेंसी जो है वो दिरहम है। ठीक, यहाँ की करेंसी दिरहम है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने अधिक बेहतर रोजगार सृजित करने में मदद के लिए विश्व बैंक से 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश ने अधिक बेहतर रोजगार सृजित करने में मदद के लिए विश्व बैंक से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश जो है ये अधिक बेहतर रोजगार सृजित करने में मदद के लिए विश्व बैंक से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और बांग्लादेश ने किया है तो इसके बारे में और भी पॉइंट देख लेते हैं। अगला ये पॉइंट है कि पहला, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने अपनी मुक्त योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर फाइटर्स के 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति की घोषणा की है। ठीक, ये थे बांग्लादेश के बारे में। अब बांग्लादेश की जो है लोकेशन देख लेते हैं। बांग्लादेश कहाँ पर स्थित है? ठीक, ये है बांग्लादेश। ठीक, ये बांग्लादेश है और बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है जो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की कैपिटल जो है वो ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टका है। और प्रेसिडेंट जो हैं अब्दुल हामिद हैं। और प्रधानमंत्री जो हैं शेख हसीना हैं। ठीक, इतना बांग्लादेश के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड बुक डे। ठीक, वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस बार मतलब 2021 में विश्व पुस्तक दिवस का जो है कौन सा संस्करण है? ये जो है 25वां संस्करण है। ठीक, 2021 में जो है 25वां पुस्तक दिवस का 25वां संस्करण है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, डेज की बात है तो जो है अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उसको हम जो है कवर कर लेते हैं। पहला है वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस, मनाया गया 2 अप्रैल को। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई जागरूकता दिवस और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है।
14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती हर साल मनाई जाती है। और विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। ये जो है 2020 से शुरू हुआ है, ठीक। और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इतना जो है अप्रैल के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको याद रखिएगा। अब मार्च के भी इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं, ठीक। मार्च में पहला मार्च है शून्य भेदभाव दिवस, हर साल मनाया जाता है। और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF की स्थापना दिवस मनाई जाती है। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में 11 मार्च को मनाया गया। और 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और 27 मार्च 2021 में अर्थ आवर डे मनाया गया, ठीक। अर्थ आवर डे मार्च महीने के अंतिम शनिवार को जो है मनाया जाता है। और 2021 में 27 मार्च को मार्च का अंतिम शनिवार पड़ा था, इसलिए 27 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने राज्य के कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य के प्रत्येक जिले में 100 से 500 बेड के कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। किस राज्य ने राज्य में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य के प्रत्येक जिले में 100 से 500 के कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये किसने लिया है? ये बिहार राज्य ने, ठीक। बिहार राज्य ने राज्य में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य के प्रत्येक जिले में 100 से 500 बेड के कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, ठीक। अब बिहार ने लिया है तो बिहार के जो पिछला करंट अफेयर्स है उसको भी देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि बिहार में कलरव का आयोजन किया गया है। दूसरा है कि नाग बर्ड सेंचुरी बिहार में के जमुई जिले में स्थित है। अगला है बिहार में कोविड-19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है, ठीक। और अगला है बिहार राज्य ने राज्य में उन क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया है जहां कोविड के ताज़ा मामले सामने आ रहे हैं। अगला है SK सिंघल को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। अगला पॉइंट है पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार के नालंदा में बना है। अगला है नितिन गडकरी ने बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। अगला है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लॉन्च की गई बिहार में। अगला है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना लॉन्च की गई बिहार में, ठीक। अगला पॉइंट है बिहार मंत्रिमंडल 103 नई नगर पंचायतों के निर्माण को मंजूरी दी है। अगला है 22 मार्च 2021 को बिहार राज्य ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला है बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जिसमें 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं। और अगला पॉइंट है बिहार राज्य का परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में 50 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा
और आगे की यात्रा पर 50% छूट प्रदान करेगा। ठीक, इतना जो है बिहार के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक जो है ये 87 है। ठीक, वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 87 है। ठीक, अब ग्लोबल एनर्जी ट्रांसेशन इंडेक्स, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, WEF, ठीक, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। ठीक, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। और इस लिस्ट में जो है सबसे पहले स्थान पर स्वीडन है, पहले स्थान पर स्वीडन है, और दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। ठीक, पहले पर स्वीडन, दूसरे पर नॉर्वे, डेनमार्क तीसरे नंबर पे है, और भारत जो है 87वें नंबर पर है। ठीक, इतना जो है वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में कोविड-19 के कारण सरवर राठौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। अप्रैल 2021 में कोविड-19 के कारण सरवर राठौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। ये जो है संगीतज्ञ थे। ठीक, सरवर राठौर ये जो है संगीतज्ञ थे, जिनका अप्रैल 2019 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में अतुल चक्रवर्ती की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में अतुल चक्रवर्ती की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ये किसे मंजूरी दी है, तो HDFC बैंक ने। ठीक, HDFC बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के जो है अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में अतुल चक्रवर्ती की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अब HDFC की बात है तो HDFC का फुल फॉर्म जान लेते हैं। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस और कॉरपोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका जो है फुल फॉर्म है। ठीक, HDFC बैंक में HDFC का फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना जो है 1994 में हुई थी। इसकी स्थापना HDFC की 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में, भारत में स्थित है। ठीक, और इसके जो वर्तमान चेयरमैन हैं वो अतुल चक्रवर्ती हुए हैं, और CEO जो हैं वो शशिधर जगदीशन हैं। ठीक, CEO जो हैं वो शशिधर जगदीशन हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस शहर में खंडवा रोड पर स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में राज्य का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। मध्य प्रदेश में किस शहर में खंडवा रोड पर स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में राज्य का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। ये जो है इंदौर में। ठीक, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बनाया गया है। ठीक, और इंदौर के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इंदौर में आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, और रानी पद्मावती का मेमोरियल भोपाल में बनेगा। भोपाल जो है MP का एक शहर है जहाँ पर रानी पद्मावती का मेमोरियल बनेगा। और 1 नवंबर 2020 को जो है मध्य प्रदेश अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक, 1 नवंबर 2020 को
मध्य प्रदेश ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक। और ग्रामोदय मिशन जो है मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। मेरा मास्क मेरा अभियान जो है ये भी मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक दिवस वर्ल्ड बुक डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ये जो है 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। ठीक, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस हर साल मनाया जाता है। और इसका और अन्य नाम है, इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस भी कहा जाता है। ठीक, आप चाहे विश्व पुस्तक दिवस कहें या फिर विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है, दोनों का जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व पुस्तक दिवस को किताब पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट के लाभ को पहचानने और बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है। मूल रूप से 23 अप्रैल 1995 को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा पेरिस में आयोजित यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी। ठीक, घोषित की गई थी। और यूनेस्को की बात है तो यूनेस्को के बारे में और भी जान लेते हैं। इसके महानिदेशक जो हैं ऑड्रे एजोले हैं और इसका गठन जो है 4 नवंबर 1946 को हुआ था और मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में स्थित है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बॉलीवुड में किस मशहूर म्यूजिक कंपोजर का निधन हो गया। हाल ही में बॉलीवुड में किस मशहूर म्यूजिक कंपोजर का निधन हो गया। ये जो है श्रवण कुमार राठौर का। ठीक, ये है श्रवण कुमार राठौर। ये जो है क्वेश्चन चेंज करके भी पूछा जा सकता है, इसलिए जो है हम क्वेश्चन चेंज करके आपके सामने दूसरा क्वेश्चन भी लाए हैं। ठीक, और बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर नदीम श्रवण, ये नदीम श्रवण की जोड़ी है कि जोड़ी का 1990 के दशक में म्यूजिक वर्ल्ड में खूब दबदबा था और फिल्म आशिकी में उनके रोमांटिक गानों की धुन बेहद लोकप्रिय हुई थी। दोनों ने मिलकर साजन साथी, दीवाना, फूल और कांटे, राजा, धड़कन, दिलवाले, राज, राजा हिंदुस्तानी, दिल है कि मानता नहीं, सड़ी जैसी फिल्मों में काम किया, जिसके गाने खूब पॉपुलर हुए। और पहली बार इस जोड़ी ने 1979 में भोजपुरी फिल्म दंगल में अपना संगीत दिया था। ठीक, इतना जो है आप श्रवण कुमार राठौर के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज डे किस दिन मनाया जाता है। ये जो है 23 अप्रैल को। ठीक, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है तो 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्मतिथि और मृत्यु की तिथि दोनों को मनाने के लिए अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में चुना गया है। ठीक, और अगला पॉइंट है कि अंग्रेजी भाषा दिवस लोक सूचना विभाग की 2010 की एक पहल का नतीजा था, जिसने संगठन की 6 भाषाओं में से प्रत्येक के लिए भाषा दिवस स्थापित करने की मांग की थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के शीर्ष तैराक श्रीहर नटराज ने कितने मीटर बैक स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के साथ उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारत के शीर्ष तैराक श्रीहर नटराज ने कितने मीटर बैक स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के साथ उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया। ये जो है 50 मीटर। ठीक, 50 मीटर में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। और भारत के शीर्ष तैराक श्रीहर नटराज ने यहाँ 50 मीटर बैक स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के साथ 25.11 सेकंड के मतलब कि 25 मिनट 11 सेकंड के समय में से शीर्ष स्थान हासिल किया है। और अगला है, यह श्रीहर का 2 दिन में तीसरा राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। बेंगलुरु के इस तैराक ने इस हफ्ते के शुरू में अपनी पसंदीदा 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में भी 2 बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। ठीक, अब ये जो खेल हुआ था उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप, इसके बारे में और भी जान लेते हैं।
भारतीय तैराकों ने इस प्रतियोगिता में 29 पदक, 18 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य जीते हैं। ठीक, कुल 29 पदक जीते हैं, जिसमें से 18 स्वर्ण पदक था और 7 रजत है, 4 कांस्य है। ठीक, और अगला पॉइंट है, एक अन्य तैराक साजन प्रकाश ने 4 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया, सभी में स्वर्ण पदक जीता है। और अंतिम दिन केरल के एक तैराक साजन प्रकाश ने 100 मीटर बटरफ्लाई में 53 मिनट 69 सेकंड के समय से पोडियम में पहला स्थान हासिल किया था। और अगला है कि साजन 2016 में रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले देश में एकमात्र पुरुष तैराक थे। ठीक, माना पटेल और सुवाना भास्कर ने महिलाओं की 50 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीता है। माना पटेल स्वर्ण पदक जीती हैं और सुवाना भास्कर जो है वो रजत पदक जीती हैं। ठीक, इतना जो है बैक स्ट्रोक स्पर्धा के बारे में याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था। बाओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था। ये जो है चीन में किया गया। ठीक, बाओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह दक्षिण चीन के हैनान प्रांत के बाओ में आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट है कि सम्मेलन का विषय था अ वर्ल्ड इन चेंज, ज्वाइन हैंड टू स्ट्रेंथ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन। ठीक, इतना जो है इसके बारे में याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है। ये जो है रेखा एम मेनन है। ठीक, रेखा एम मेनन जो है ये नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी हैं। और रेखा मेनन एक्सेंचर इंडिया कंपनी की चेयरपर्सन है और यह नेस्कॉम की चेयरपर्सन के रूप में इन्फोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी यूवी प्रवीण राव की जगह लेंगे। ठीक, और इनके साथ ही टीसीएस के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम को नास्कॉम का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक, और नास्कॉम के बारे में भी जान लेते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसके जो है चेयरपर्सन यूवी प्रवीण राव हैं। ठीक, और हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 में हुई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को 2021 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यक्रम के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन के हेग आधिकारिक राज्य पार्टियों के सम्मेलन द्वारा बाह्य ऑडिटर के रूप में चुना गया है। ये जो है जीसी मुर्मू, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्हें जो है 2021 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यक्रम के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन में हेग आधारित राज्य पार्टियों के सम्मेलन द्वारा बाह्य ऑडिटर के रूप में चुना गया है। और भारत ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को 2021 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन के हेग आधारित राज्य पार्टियों के सम्मेलन द्वारा बाह्य ऑडिटर के रूप में चुना है। और अगला पॉइंट है कि भारत को OPCW की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में भी चुना गया था, जो एक अन्य 2 साल के कार्यक्रम के लिए एशिया समूह का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक, अगला आगे इसके बारे में जान लेते हैं। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW अर्थात ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल
वेपन्स, ठीक। और संयुक्त राष्ट्र संघ समर्थित एक संस्था है जो दुनिया भर में रासायनिक हथियारों को नष्ट करने और उनकी रोकथाम के लिए काम करती है, ठीक। इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1997 में हुई थी और मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में यह संस्था सीरिया में हथियारों को खत्म किए जाने का काम देख रही है और नोबेल शांति पुरस्कार समिति ने 2013 में शांति पुरस्कार इस संस्था को दिया था, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो ये जो है 22 से 23 अप्रैल 2021 को, ठीक। 22 से 23 अप्रैल 2021 को नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसकी मेज़बानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया था, ठीक। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और यह सम्मेलन 22 से 23 अप्रैल 2021 को वर्चुअली आयोजित किया गया था, जो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर की 5वीं वर्षगांठ के अनुरूप है, ठीक। और यह सम्मेलन का विषय था 2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिंट, ठीक। 2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिंट इसका जो है विषय था। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किस भारतीय इस्लामिक विद्वान का निधन हो गया। हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किस भारतीय इस्लामिक विद्वान का निधन हो गया। ये जो है मौलाना वहीदुद्दीन, ठीक। ये हैं मौलाना वहीदुद्दीन, इनका जो है अभी निधन हो गया। ये भारतीय पद्म पुरस्कार से सम्मानित भारतीय इस्लामिक विद्वान हैं। इन्होंने इस्लाम के कई पहलुओं पर 200 से अधिक किताबें लिखी और उन्हें सबसे अधिक कुरान पर टिप्पणी लिखने और अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में इनके अनुवाद के लिए जाना जाता है। इन्हें पद्म विभूषण 2021 में, पद्म भूषण 2000 और राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2009 में कई उल्लेखनीय सम्मानों से सम्मानित किया गया था, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध कव्वाली गायक का निधन हो गया। हाल ही में प्रसिद्ध किस कव्वाली गायक का निधन हो गया। ये फरीद साबरी का, ठीक। ये हैं फरीद साबरी, इनका जो है हाल ही में निधन हो गया। ये कव्वाली गायक थे, ठीक। और मशहूर साबरी ब्रदर्स की जोड़ी के कव्वाली गायक फरीद साबरी का निधन हो गया। और साबरी ब्रदर्स फरीद साबरी और अमीन साबरी को उनके सदाबहार गानों के लिए जाना जाता है, जैसे देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए और एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। इन भाइयों और इनके पिता सईद साबरी ने भारत और विदेशों में आयोजित कई कार्यक्रमों में कव्वाली की थी, ठीक। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब हम कल के प्रश्न को देख लेते हैं। कल का प्रश्न था पहला, टेबल माउंटेन नेशनल पार्क चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है। ये जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक। और पलमियारा शहर किस देश में स्थित है। ये जो है सीरिया में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन था, अप्रैल 2021 में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन करने की घोषणा की है। ये झारखंड ने की है, ठीक। अगला है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी है। ये जो है 142 है। अगला है 20 अप्रैल 2021 को रक्षा मंत्रालय और किस देश की राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के बीच एक वेबिनार सह एक्सपो का आयोजन किया गया था। ये जो है वियतनाम के बीच, ठीक। और अगला क्वेश्चन है कि उमंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में है। ये जो है मेघालय में स्थित है। ये थे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट किसने जारी की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर वर्मन का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश कौन सा बना
जहां मास्क को न पहनने का आदेश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर कौन बने। अगला है माउंट अनफोल्डा किस देश में स्थित है। ठीक। और अगला क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका किस देश में स्थिरता के लिए अपने प्रयासों का समन्वय करेंगे। ये है आज के प्रश्न। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक। और इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो गई है, आप देखना न भूलें। आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा। और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।